हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का आरआर एकेडमी फिरोजाबाद में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं शुरू करने वाली हूँ जनरल साइंस। और जनरल साइंस के अंतर्गत आज हम शुरू करेंगे जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आज हम कराने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी सभी आने वाली वीडियोज आपके पास पहुंचती रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जीव विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, कैरोलस लिनियस, अरस्तु, आर.एच. व्हिटेकर एंड लेमार्क। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो फ्रेंड्स है अरस्तु। चलिए जीव विज्ञान के बारे में समझ लेते हैं। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। और जीव विज्ञान को विज्ञान की शाखा स्थापित कराने का श्रेय अरस्तु को जाता है, इसीलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। साथ में समझ लेते हैं फ्रेंड्स कि जीव विज्ञान की 2 शाखाएं होती हैं, जंतु विज्ञान एंड वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान जिसे जूलॉजी और वनस्पति विज्ञान जिसे बॉटनी कहते हैं। तो जंतु विज्ञान के जनक की बात करते हैं तो ये भी फ्रेंड्स आपका जो आंसर होगा वो अरस्तु होगा। अरस्तु ने लगभग 500 प्रकार के जीव जंतुओं पर अपने रिसर्च किए, अध्ययन किए और तरह तरह की नॉलेज हासिल की। इसके आधार पर उनको जंतु विज्ञान का जनक भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वनस्पति विज्ञान का जनक फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस को, कैरोलस लिनियस को, लेमार्क को, व्हिटेकर को। तो इसका जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है आपका थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान शास्त्री थियोफ्रेस्टस ने लगभग 500 प्रकार के पादपों पर रिसर्च किया और ये रिसर्च अपनी बुक हिस्टोरिया प्लांटेरम में उन्होंने प्रकाशित किया। इसी आधार पर उनको वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, जीवधारियों के वर्गीकरण को आधुनिक वैज्ञानिक आधार पर वर्गीकी का पिता यानी कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 व्हिटेकर, लेमार्क, कैरोलस लिनियस एंड ट्रेवेरिनस। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस ने, जो कि एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे, इन्होंने जीवधारियों की द्विपदीय प्रणाली प्रकाशित की। अब द्विपदीय प्रणाली वो की कौन सी थी? उसमें आपका था, एक था पादप जगत और दूसरा नाम था जंतु जगत। पादप जगत और जंतु जगत नाम की द्वय पद्धति जो प्रकाशित की थी वो आपकी कैरोलस लिनियस ने की थी। ठीक है, तो इसी आधार पर, क्योंकि प्रारंभ इन्होंने ही किया, तो इसी आधार पर इनको वर्गीकी का पिता यानी कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। तो आपका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, आर.एच. व्हिटेकर, ये नाम है, ये इनका नाम है। आर.एच. व्हिटेकर ने जीवधारियों के वर्गीकरण का यानी कि टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण को, जीवधारियों के वर्गीकरण को टैक्सोनॉमी कहा जाता है। तो जीवधारियों के वर्गीकरण को कितने प्रणाली यहाँ पे पूछा गया है मैं प्रस्तावित किया। कितनी प्रणाली, कौन सी प्रणाली में? द्विपद्धति, ये यहाँ पे द्वि लिखा हुआ है। ये आपका सेकंड, यानी द्विजगत प्रणाली, 3 जगत प्रणाली, 5 जगत प्रणाली या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा 5 जगत प्रणाली। आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में 5 पद्धतीय प्रणाली प्रकाशित की।
उन्होंने 5 पद्धति प्रणाली में कौन कौन सी प्रणालियां बताई? तो एक थी आपकी मोनेरा जगत, सेकंड की बात करें, या फर्स्ट सेकंड कुछ भी नहीं है, ठीक है, मोनेरा। नंबर 2 प्रोटेस्टा जगत, नंबर 3 पादप जगत, नंबर 4 जंतु जगत, एंड नंबर 5 कवक जगत। ये इस तरीके की 5 जगत प्रणालियां आर.एच. वेटकर ने प्रकाशित की। अच्छा, इन 5 जगत प्रणालियों को देने की वजह से अगर हमारा क्वेश्चन मिल जाता है कि 5 जगत प्रणाली की पद्धति किसने प्रकाशित की, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा आर.एच. वेटकर। हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में रीड किया था कि द्विपद्धतीय प्रणाली, तो उसके लिए कैरोलस लिनियस, या फिर हम उनको वर्गीकी का जनक भी कहते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, कोशिका की खोज किसने की? कोशिका यानी सेल। आपके पास ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, अरस्तु एंड वीजमैन। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका हो जाएगा रॉबर्ट हुक। अच्छा, रॉबर्ट हुक ने 1665 में अपने द्वारा बनाई गई सूक्ष्मदर्शी में कॉर्क जिसे काग भी कहते हैं, कॉर्क पर परीक्षण किया और देखा कि उसमें कुछ मृत कोशिकाएं हैं। उन्होंने मृत कोशिकाओं का अध्ययन किया था। इसी आधार पर, क्योंकि प्रारंभ में जो अध्ययन किया जाता है उसी को हम नॉर्मली फादर या जनक कहते हैं, तो इसलिए रॉबर्ट हुक को ही कोशिका की खोज का जनक माना जाता है। ठीक है। कार्क क्या होता है, इस पे थोड़ा सा जान लेते हैं। कार्क नॉर्मली जो पेड़ों के तने पर जो छाल जम जाती है, छाल बनी होती है, उसी को हम कार्क कहते हैं, पपड़ी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कोशिका का अध्ययन किया। यह अध्ययन उनकी किस पुस्तक में प्रकाशित किया गया? अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में जाना कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में अपने द्वारा बनाई गई सूक्ष्मदर्शी से कॉर्क पर परीक्षण किया और उसमें मृत कोशिकाएं देखी। इसी आधार पर उनको कोशिका की खोज के लिए जाना जाता है। तो ये सारा अध्ययन उन्होंने एक बुक में प्रकाशित किया था। उस बुक का नाम क्या है? तो इसमें से देख लेते हैं। बुक के नेम दिए हुए हैं, माइक्रोग्राफिया, सिस्टेमा नेचुरी, जेनेरा प्लांटेरम, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स, वो है आपका माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया के अंदर इन्होंने अपने सारे जो भी अध्ययन किए थे कोशिका पर, वो सारे इसमें प्रकाशित किए। और ये जो 2 बुक हैं आपकी, सिस्टेमा नेचुरी एंड जेनेरा प्लांटेरम, ये आपकी कैरोलस लिनियस की बुक हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 7, जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली परीक्षाओं में देखने के लिए मिल जाता है। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक। संरचनात्मक यानी हमारे बॉडी में जो कुछ भी बनना शुरू होता है, बिल्डिंग शुरू होती है, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होता है, वो सब किसके द्वारा शुरू होता है? तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है ऊतक, अंग, कोशिका, नाभिक। आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा आपका कोशिका यानी कि सेल। कोशिका हमारे शरीर के निर्माण में सबसे प्रारंभिक में होने वाली इकाई होती है। तो अगर हम अपने शरीर की बात करें तो सबसे पहले कोशिका होती है, और कोशिकाओं के मिलने से बनते हैं फ्रेंड्स ऊतक, जिन्हें हम टिश्यू कहते हैं।
और ऊतक के एकत्रित होने से बनते हैं अंग यानी ऑर्गन्स, और अंगों के मिलने से बनता है हमारा कंकाल यानी स्केलेटन। और इस तरीके से हमारी बॉडी बन करके तैयार हो जाती है। हमारी का मतलब सभी जीवधारियों की, सभी जीवधारियों की। तो इसमें जो इकाई है आपकी जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, वो फ्रेंड्स आपकी हो जाएगी कोशिका, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। कोशिका सिद्धांत से संबंधित कथन है, ये आपके कथन दिए हुए हैं, कोशिका सिद्धांत से संबंधित कथन है। ऑप्शन नंबर ए है, प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिका से बना होता है। प्रत्येक जीव का, किसी भी जीव की बात करें हम, प्रत्येक जीव का शरीर प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। ऑप्शन एक। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति यानी कि उनका जन्म एक कोशिका से होता है, यानी जब तक कोशिका नहीं होगी तब तक जीवों का जन्म, जीवों की उत्पत्ति नहीं होगी। ऑप्शन सी है, प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन, स्वाधीन का मतलब स्वतंत्र, स्वाधीन इकाई है, अर्थात हम कह सकते हैं कि वो किसी पे डिपेंड नहीं है, वो स्वतंत्र रह सकती है। कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, तथापि सभी कोशिकाएं मिलकर काम करती हैं, एक साथ मिलकर के काम करती हैं, इसके फलस्वरूप एक जीवन बनता है। ये सभी हमारे यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी। तो हमने जैसे सभी ऑप्शंस को रीड किया है तो आपने देख लिया कि प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिका से बना होता है। सेकंड ऑप्शन में था प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। थर्ड ऑप्शन था आपका प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, यानी स्वतंत्र इकाई है, उसको किसी की जरूरत नहीं है, तथापि सभी कोशिकाएं मिलकर काम करती हैं, फलस्वरूप एक जीवन बनता है, उसके बाद एक जीवन बनता है। तो आपके फ्रेंड्स यहाँ पे सभी ऑप्शन सही हैं, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सबसे सूक्ष्म कोशिका पाई जाती है, सबसे सूक्ष्म यानी स्मॉलेस्ट सेल किसमें पाई जाती है? आपके पास ऑप्शन है पैरामीशियम में, अमीबा में, माइकोप्लाज्मा में, या इनमें से कोई नहीं। तो मोस्टली दिया है तो इनमें से कोई नहीं, तो ये तो होना नहीं चाहिए। तो चलिए हम क्वेश्चन पे फोकस कर लेते हैं। सबसे सूक्ष्म कोशिका, सबसे सूक्ष्म कोशिका की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के अंदर सबसे सूक्ष्म कोशिका पाई जाती है। अब माइकोप्लाज्मा होता क्या है? यह एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय जीव है। इसकी खोज 1898 में 1898 में नॉकार्ड एवं रॉक्स, यानी माइकोप्लाज्मा की खोज 1898, गलत हुआ, 1898 में नॉकार्ड एवं रॉक्स ने की थी। माइकोप्लाज्मा में जो कोशिका पाई जाती है वो लगभग 0.1 माइक्रोन की होती है, लगभग 0.1 माइक्रोन की होती है, यानी बहुत सूक्ष्मतम होती है। साथ ही माइकोप्लाज्मा की आकृति ऐसी होती है कि उस पे कोशिका भित्ति नहीं होती है, यानी जो बाहरी आवरण होता है उसका वो बहुत ही दृढ़ नहीं होता है। जैसे भी वो किसी भी तरीके की हो सकती है, उनकी कोई निश्चित आकृति नहीं है। ये बाहरी आवरण जो है उसका कठोर नहीं होता है, जिसकी वजह से वो अपनी आकृति को चेंज करते रहते हैं, और आकृति चेंज करने की वजह से उनको पादप जगत का जोकर भी कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेना, पादप जगत का जोकर
किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? माइकोप्लाज्मा को। ठीक है, माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है, पादप जगत का जोकर। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अंडे के केंद्र में पाया जाता है। अंडे के, किसी का भी अंडा हो सकता है, अंडे के केंद्र में पाया जाने वाला पीला पदार्थ जिसे पीतक या यौल्क कहा जाता है वह होता है। आपने अंडा देखा होगा, मोस्टली हैन यानी मुर्गी का अंडा तो सबने ही देखा होगा, नेचुरल नहीं देखा होगा तो यूट्यूब पे पिक्स में कहीं ना कहीं स्टडी करते समय देखा ही होगा। तो जो अंडा होता है, अंडे के अंदर एक येलो पार्ट होता है सबसे अंदरी भाग में, उसे हम क्या कहते हैं? क्या होता है वो? वास्तव में केंद्रक होता है कि कोशिका होता है, जीव द्रव्य होता है कि ऊतक होता है? तो फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं, अंडे के अंदर के जो पीला वाला भाग होता है वो आपका कोशिका होता है, ना तो आपका केंद्रक होता है, ना ही आपका जीव द्रव्य होता है, ना ही आपका ऊतक होता है। ऊतक के बारे में हम नेक्स्ट वीडियोज में बात कर लेंगे। तो ये आपका जो होता है कोशिका होता है। कोशिका इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपके लिए क्वेश्चन है जो कमेंट बॉक्स में आप इसको आंसर दे सकते हैं। हमने अभी क्वेश्चन देखा था कि सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है माइकोप्लाज्मा में, तो सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाई जाती है? ये आपके लिए क्वेश्चन है। सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाई जाती है, ये आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, उपापचय जिसे मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं, से कौन सा कथन संबंधित है? उपापचय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेटाबॉलिज्म को आप नॉर्मली सुनते ही रहते हैं, कहीं भी यूट्यूब पे या कहीं पे भी कोई सी वीडियो देखते हैं तो आपको सुनाई समझ में आता है मेटाबॉलिज्म क्या है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है, उपापचय किसी भी जीव की कोशिका में होने वाली रासायनिक क्रियाओं का योग है। यानी कोई भी जीव हो, जीवों के अंदर जो कुछ भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उसके पोषण से लेके उसके बॉडी बिल्डिंग में किसी की भी बात करें तो वहां सब में आपको उपापचय की जरूरत होती है। उपापचय की क्रियाओं यानी सभी रासायनिक क्रियाओं का योग ही उपापचय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, उपापचय को उपचय यानी एनाबॉलिज्म तथा अपचय यानी कैटाबॉलिज्म दो भागों में विभक्त किया गया है। ये आपके इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, उपचय यानी कि एनाबॉलिज्म एक रचनात्मक यानी कंस्ट्रक्टिव क्रिया है। यह शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक है। जो उपचय होता है, उपचय की क्रिया क्या करती है? बॉडी में जो भी बॉडी बिल्डिंग पार्ट्स होते हैं उनमें ये मदद करती है, विकास में सहायक होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका है अपचय यानी कैटाबॉलिज्म। ये विनाशात्मक क्रिया है यानी डिस्ट्रक्टिव है। इसमें सब कुछ टूटता फूटता है, इसमें पोषक पदार्थ टूटता है तथा ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी जो कुछ भी हम पोषण लेते हैं, या हम किसी भी जीवधारी की बात करें, वो जो भी पोषण लेते हैं वो इसी क्रिया के द्वारा छोटे छोटे पीसेस में टूटता है, उसका भंजन होता है और हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसमें ऑप्शन आपको देखना है कि ऑप्शन ए राइट है, ऑप्शन बी और सी राइट है कि ऑप्शन ए और बी राइट है। इसमें आपका दिया गया है यहाँ पे ऑप्शन, नेक्स्ट है ऑप्शन डी। तो आपके फ्रेंड्स ये जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे सभी कथन बिल्कुल राइट हैं। ये लर्निंग के बेस पे सभी तथ्य बिल्कुल राइट दिए थे। ठीक है, तो आप इसको लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ये यहाँ पे ये कुछ नेम है
विज्ञान से संबंधित शाखाओं की किसमें क्या किया जाता है? तो एंटोमोलॉजी, इथोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, इक्थियोलॉजी। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे जान लेते हैं सभी के बारे में। एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। कीट पतंगों, ये यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, इसलिए मैं इसका सभी का आपको करा रही हूं। कीट पतंगों का और इथोलॉजी में आपका जंतुओं के व्यवहार का किया जाता है। नेक्स्ट ऑस्टियोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है फ्रेंड्स? तो अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। इक्थियोलॉजी के अंदर मछलियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो आप देख सकते हैं एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है, इथोलॉजी के अंदर जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जंतुओं के व्यवहार का, और ऑस्टियोलॉजी के अंदर अस्थियों का अध्ययन किया जाता है, इक्थियोलॉजी के अंदर मछलियों का अध्ययन किया जाता है। तो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। पुष्पों का अध्ययन किया जाता है, यहाँ आपको ऑप्शन दिया है एंथोलॉजी, डेंड्रोलॉजी, एरेकोनोलॉजी एंड टैक्सोनॉमी। इनमें हम सभी के बारे में जान लेते हैं। एंथोलॉजी के अंदर हम बात करते हैं पुष्पों के अध्ययन की। डेंड्रोलॉजी के अंदर हम बात करते हैं झाड़ियां, झाड़ियों और वृक्षों के बारे में। झाड़ियों और वृक्षों का अध्ययन किया जाता है इसमें। एरेकोनोलॉजी के अंदर मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। साथ में टैक्सोनॉमी के अंदर फ्रेंड्स वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, जो अभी हमने बात की थी, वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा, पुष्पों का अध्ययन किसमें किया जाता है फ्रेंड्स? आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। एंथोलॉजी के अंदर पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, आपको दिया है माइकोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, फाइकोलॉजी एंड एरेकोनोलॉजी। ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। तो चलिए सबके बारे में जान लेते हैं। माइकोलॉजी के अंदर कवकों का अध्ययन किया जाता है, यानी फंगाई, कवकों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी के अंदर अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। सॉरी ऑर्निथोलॉजी के अंदर पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। साथ ही फाइकोलॉजी के अंदर शैवाल का अध्ययन किया जाता है। और एरेकोनोलॉजी के अंदर मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। ये आपके 4 ऑप्शंस क्लियर हैं। एक माइकोलॉजी के अंदर कवकों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी के अंदर पक्षियों का अध्ययन, फाइकोलॉजी के अंदर शैवाल का अध्ययन और एरेकोनोलॉजी के अंदर मकड़ियों का अध्ययन। यहाँ से आपको चारों ऑप्शन क्लियर हो जाएंगे और आपको कोई सा भी ऑप्शन मिलता है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, जीवाणु यानी बैक्टीरिया की खोज किसने की? जीवाणुओं की खोज किसने की? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।
आपका क्वेश्चन दिया है ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट ब्राउन, जे पुरकिंजे और रॉबर्ट हॉक। तो आपका जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है आपका ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने जीवाणुओं की खोज सर्वप्रथम की थी। उन्होंने कोशिकाओं के अंदर एक जीवित पदार्थ, जीवित कणों को देखा था जिनको जीवाणु नाम दिया। तो इस प्रकार से ल्यूवेनहॉक ने जीवाणुओं की खोज की। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की क्लास हमारी कंप्लीट होती है। तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी सभी आने वाली वीडियोज आपके पास आती रहें।